नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालिनी टीवी में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज हम आपके समक्ष चर्चा करने जा रहे हैं वेरिएंट की, यानी कि ये डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं, कोरोना की वेरिएंट नहीं। हमारे देश नेपाल में राजनीति भी जैसे वायरस म्यूटेट कर रहा है वैसे ही राजनीति म्यूटेट हो रहा है यहाँ पर। और डेली राजनीतिक वेरिएंट की हम चर्चा करेंगे। वायरस, कोरोना वायरस को तो कम से कम एक अवस्था होता है, 1 साल लगा है और उसके बाद में वो दूसरा रूप बदला है। लेकिन हमारे यहाँ इस देश में यह म्यूटेट डेली हो रहा है, प्रत्येक दिन हो रहा है, जिसके कारण देश भर में राजनीतिक बेचैनी है। जनता त्राही त्राही कर रहे हैं, सबका ध्यान सुप्रीम कोर्ट की ओर है। लेकिन राजनेतागण एक दूसरे पर गाली गलौज करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस तरह मैं बता रहा हूं आपको कि ये राजनीतिक संकट पूरा देश में छाया हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में पूर्व प्रधानमंत्रियों की 2 बैठक हो चुकी है और दोनों बैठक में 3-3 प्रधानमंत्री अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। और प्रधानमंत्री के अलावा और इसमें कोई नहीं थे। ये प्रेस से बात कर रहे हैं और प्रेस से बात करके 2-3 चीज पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। वह है एक राष्ट्रपति और एक न्यायालय। भले ही न्यायालय के ये प्रतिरक्षा में बोलते हों, और दूसरा इनका आरोप रहता है वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में दक्षिण की ओर, यानी कि भारत की ओर। मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले इन लोगों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में सभी, शेर बहादुर जी, प्रचंड जी और माधव नेपाल जी, तीनों गरजे थे और तीनों ने केवल राष्ट्रपति और दक्षिण की ओर इशारा किया था। मैं आपको कुछ बताता हूं जो यहाँ पर प्रत्येक मीडिया में आया हुआ है। यहाँ प्रत्यक्ष मेरे पास है कांतिपुर का शेर बहादुर देउपा जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उनका कहना है, राष्ट्रपति र प्रधानमंत्री को असंवैधानिक कदम लाई सच्याएर अदालतले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउपालाई प्रधानमंत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। राष्ट्रपतिले हदभन्दा बढी प्रधानमंत्री केपी ओलीको कार्यकर्ता भएर काम गर्नुभयो। राजनीतिक बीट में ये शेर बहादुर देउपा का आरोप है कि और जो कि उन्होंने राष्ट्रपति पर लगाया है कि उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया, इसलिए राष्ट्रपति जो है वो केवल ओली जी प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री का आरोप है। वैसे ही आप आ जाइए, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जी, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही आगे बोले हैं। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमंत्री ओली को रबर स्टाम्प का रूप में काम गरेको टिप्पणी गरे। दाहालले राजा को विरोध गरेर आएका राष्ट्रपतिले कमजोरीमा किन बोल्न नपाउने भन्दै प्रधानमंत्री ओली प्रति आक्रोश पोखेका थिए। राष्ट्रपति का बारे में बोल्नै पाइदैन भन्ने केपी ओली को हुन उनले भने मैले राजा भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन खोज्नु हुँदैन भनेको थिए।
ये जो इनका प्रचंड जी का है, जो प्रचंड जी पर एक आरोप लगा 2 दिन पहले, वो खुद बोले थे राजा के बारे में, जिस पर कि राजा भी बहुत अच्छा है, इस राष्ट्रपति से तो राजा ही अच्छा है। तो लोगों के समझ में आई कि भाई अब ये राजतंत्र की ओर तो ढलक नहीं रहे हैं, या ये भी राजा को तो खुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को सफाई देना पड़ रहा है। एक दिन यहाँ की राजनीति में एक बहुत विचित्र बात है कि राजनेता एक दिन बोल लेते हैं, उसका इफेक्ट उस समय वो तुरंत वाहवाही लूट लेते हैं, दूसरे दिन वो सफाई देते हैं। इनका आगे क्या कहना है, चौल खेल दहाल ले संविधान निर्माण का बेला भीतरा बाहिर बाटा जस्ता खाल का चल खेल भएका थिए, अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको बताए। हामी सबै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँछौँ, वैरभाव राखेका छैनौँ। उनले भने संविधान बनाउने बेला चलखेल र दबाव थियो, चुनाव नगराउन पनि भित्र बाहिर धेरैतिरबाट जताततैबाट चलखेल थियो। ये प्रचंड जी का आरोप है। केवल ये नाम नहीं लिए हैं, लेकिन इनका सीधा भारत पर आरोप है कि यह भारत का चल खेल इसमें है, लेकिन उन्होंने यहाँ नाम लेने से पीछे हट गया, जबकि ये एक मीट में खुद बोले हैं कि हमको आप बाध्य नहीं कीजिए, नाम खुलवाने का बाध्य नहीं कीजिए। पत्रकारों ने इनसे पूछा था, लेकिन अब हम खुलकर नहीं कहना चाहते हैं, यानी कि इनको लाज लगता है या डर लगता है भारत का नाम लेने में, चूंकि वहां पर बैठकर तो वहां से खा पी कर आए हुए हैं। वैसे ही यहाँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ये माधव नेपाल जी भी हैं। माधव नेपाल जी भी इस बीच में अपना सफाई दिए हैं, और उन्होंने तो एक मीट में तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये ओली जी दक्षिण पंथी के चंगुल में फंस गए हैं और दक्षिण के इशारा में ही ये सारा काम कर रहे हैं और हम लोगों को हटा रहे हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर गुहार किया कि हमको तो प्रधानमंत्री बनने का भी ऑफर आ गया है, लेकिन हम प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। ये माधव नेपाल जी का है। ले देकर इन लोगों ने केवल राष्ट्रपति पर अपना आक्रोश दिया है, और इन लोगों का कहना है कि शेर बहादुर देउपा जी को क्यों नहीं बनाया जाएगा प्रधानमंत्री। आइए हम थोड़ा सा अब राष्ट्रपति की भी चर्चा करें कि राष्ट्रपति पर इस तरह का क्यों उठ रहा है अब। तो राष्ट्रपति, जैसा कि पहली बार यह संसद विघटन हुआ तो उसमें ओली जी भी चुप थे, दूसरी बार हुआ तो उसके बाद से इन पर थोड़ा सा लगने लगा है। तो दूसरी बार इसलिए लगा है कि दूसरी बार इनके सामने सीधा दिया गया था कि शेर बहादुर देउपा जी अपना कितना सांसद को लेकर दिए कि हमको प्रधानमंत्री नियुक्त करो, तो इनको प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया, तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति पर आक्रोश जाएगा ही। और ये राष्ट्रपति पर बहुत बड़ा ये अभी बहस छिड़ गया है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति पर, स्वयं इस राष्ट्रपति पर तो नहीं, भंडारी जी पर तो नहीं, लेकिन राष्ट्रपति की पुनर्संरचना पर ही प्रश्न उठ रहा है। लोग ये अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि अब राष्ट्रपति को चयन करने में कैसे लोगों का चयन किया जाना चाहिए। क्या पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए? क्या पार्टी का कार्यकर्ता होना ही जरूरी है? उस पर एक संवैधानिक कानून के ज्ञाता और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव जी के कानूनी सलाहकार हैं अधिवक्ता ललित बसनेत। उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि ये पुनर्संरचना के लिए या राष्ट्रपति का प्रक्रिया के लिए कोई जरूरी नहीं है कि संविधान संशोधन ही किया जाए।
इसके लिए तो केवल व्यक्ति का चयन सही ढंग से होना चाहिए, जो व्यक्ति पार्टी का नहीं हो, जो पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य नहीं हो, जो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और जिसमें एकेडमिक क्वालिटी हो, ऐसे लोगों को चयन करना मुनासिब है। और खास करके वह देखा जाए उसमें कि जो पार्टी के हित से ऊपर उठकर देश के हित में सोचे, अगर ऐसा व्यक्ति का चयन हो तो यह जो बहस है, ये जो प्रश्न उठ रहा है, ये नहीं हो पाएगा। जैसे कि उन्होंने उदाहरण भी दिया भारत का, कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का उदाहरण उन्होंने पेश किया, और ये सब देखकर ये राष्ट्रपति को बहस में लाया गया है अभी। लेकिन अब राष्ट्रपति के बाद आइए जो दूसरा चीज आ जाता है आपको न्यायालय, चूंकि न्यायालय पर भी मंडरा रहा है और दोनों तरफ से, एक अगर प्रतिरक्षा में जाते हैं तो दूसरे का भी दलील है उन पर। तो न्यायालय अब क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री जो पहले कुछ काम ऐसा किए जिस काम में स्वयं प्रधान न्यायाधीश भी वहां उपस्थित थे। मैं आपको बता दूं, संवैधानिक आयोग का भागबंडा में प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेंद्र शमशेर राणा ओली साहब के साथ ही उपस्थित थे। और उसके बाद भी अगर नेकपा का फुटाने का मामला आया और 7 मंत्री तक की जो ये हटा दिया गया, पदमुक्त कर दिया गया, यहाँ तक प्रधानमंत्री ओली कुछ नहीं बोले, मौन रूप में थे। लेकिन एक ही बार जब 20 मंत्री को पदमुक्त कर दिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली का मुंह खुला और वो दबी जबान में कुछ विरोध करना शुरू कर दिए। नागरिकता संबंधी विधेयक पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, उस पर भी प्रधानमंत्री बोली अपनी प्रतिक्रिया दिए। यह 20 मंत्री का पद मुक्त होना वास्तव में अगर कहिएगा तो ये कोई सोचा नहीं था। ये अदृश्य शक्ति को भी नहीं मालूम था कि 20 मंत्री न्यायालय से हट जाएंगे। ये कैसे हटा वो अभी भी खोजबीन हो रहा है, न पत्रकार बता रहा है न कोई। हाँ, एक ही चीज है कि एक दिन पहले उनका प्रचंड जी के मुंह से निकल गया था धादिंग में कि मलाई था छ भोलि 20 मंत्री हटने जा रहे हैं, और कल होकर संजोग, अब ये संजोग ऐसा था या पहले से ऐसा था जिसको कि प्रधानमंत्री ने भी पकड़ लिया है। आइए, लेकिन इसमें एक रातो पार्टी ने लिखा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता का हवाला दिया है। हालांकि रातो पार्टी में उसका नाम नहीं, नेता का हवाला नहीं दिया, ये के.पी. ओली के ही कोई नेता का लेकर रातो पार्टी में एक बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा गया है, और जिसमें यह कहा गया है कि वो ओली साहब के जो नेता है, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि अगर शेर बहादुर देउबा को अदालत नियुक्त करती है प्रधानमंत्री के रूप में, तो उसको एमाले नहीं मानेगी, और एमाले नहीं मानेगी तो राष्ट्रपति भी मानने को बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि यह तो राष्ट्रपति का स्वविवेक का अधिकार है। ये इसने रातो पार्टी ने एक नेता का हवाला, नेता का नाम नहीं लिखा है, लेकिन कल के आर्टिकल में ये चीज रखा गया है, अरुण बराल का आर्टिकल है। तो राष्ट्रपति क्यों मानेंगे? अब इस तरह न्यायालय की बात को अगर नहीं मानते हैं, तब उनका कहना है कि अगर ये जबरदस्ती नियुक्त होते हैं शेर बहादुर देउबा, तो देश में बड़ा आंदोलन होगा और देश गृह युद्ध के ओर चला जाएगा। यानी कि उनका हवाला है, उनका ये धमकी है, या उन्होंने सही में कहा है, या यह
आलेख या ये रातों पार्टी में जो लिखा है उसका यह मनगढ़ंत बनाया गया है, चूंकि इसमें नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यह दिया गया है कि देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। यह भी एक प्रकार का अदालत पर दबाव भी है, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे मीडिया का हो, क्योंकि आजकल मीडिया भी केवल एक तरफी सोच रहा है। बहुत मीडिया ऐसा है जो कि आपको अदालत के पक्ष में अपना रख रहा है, और वो कानूनी व्यवसाय की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब इसमें ये अरुण बराल जी का लेख है जिसमें कि खुलकर कहा गया है कि देश गृह युद्ध की ओर जाएगा, लेकिन अब पता नहीं ये जाएगा या नहीं, हम आगे बात करेंगे। अब संवैधानिक अंग संकट में, जैसे निर्वाचन आयोग, अख्तियार का, मानव अधिकार का, ये न्यायालय पर इसलिए लग रहा है कि जिस नियुक्ति में प्रधान न्यायाधीश खुद बैठे थे, उस नियुक्ति संबंधी रीट पड़ा हुआ है अदालत में, और जिस रीट का पेशी स्वयं प्रधान न्यायाधीश टड़का रहे हैं, और उसको आप नहीं करके आप नागरिकता का आगे ले आए, आप उसके बाद में आकर ये 20-20 मंत्री को रख दिए, लेकिन वह जिस पर कि इन लोगों का दावा है इसका कि गैर कानूनी रूप से नियुक्त किया गया है, तो उस संवैधानिक परिषद का जो रीट है उस रीट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मानना है कि उसमें चूंकि साक्षी के रूप में तो स्वयं प्रधान न्यायाधीश ही बैठे थे, जिस पर मानव अधिकार के प्रमुख पर भी चर्चा हो रहा है। बताया जाता है कि ये इसका सिफारिश उन्हीं से आया है। ये आपको ये भी अरुण बराल के ही आर्टिकल में रखा गया है, और साफ रूप से कहा गया है कि यह संवैधानिक परिषद के रीट को और उसको बदर नहीं करके 20-20 मंत्री को बदर कर देना यह तर्क संगत नहीं लगता है। इसलिए न्यायालय भी संकट में है। और अब रह गया संविधान। तो संविधान की बात हम क्या करें, जिस समय से संविधान आया तो एक ओर दिवाली और दूसरी ओर काला दिवस था। तो इस पर तो बार बार हमारे उपेंद्र यादव जी तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि पुनर्लेखन होना चाहिए संविधान का, लेकिन बात कोई नहीं सुना। वास्तव में इस संविधान में ये जितना विधेयक आ रहा है, अध्यादेश आ रहा है, अगर ये सभी पहले से संविधान संशोधन के तरफ लगे रहते तो आज ये समस्या खड़ा नहीं होता। लेकिन संविधान संशोधन की ओर कोई नहीं गए। एक व्यक्ति पेश करता था तो दूसरा उसका विरोध करता था, और उसी के कारण संविधान को इन लोगों ने महाभारत और कुरान, गीता जैसा बना लिया है, जो नहीं है हम चेंज करेंगे ही नहीं। और उसी का फल यही है। चूंकि संविधान के बारे में अभी भी आपको 2 दिन पहले एक नाइस ग्लोबल कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें भी संविधान पर चर्चा हुई। तो एक वक्ता ने तो यहाँ तक बोल दिया कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी बर्न्ड इनटू एशेस। अब देखिए संविधान की धारणा यही है पहले से लेकर, संविधान को अगर संशोधन कर दिया जाता तो अब ये स्थिति अभी तक ऐसी नहीं रहती। अब आइए हम इस सब को रक्षा और प्रतिरक्षात्मक रूप से अब प्रधानमंत्री भी बोलने लगे हैं, और प्रधानमंत्री ने पूरा अपना व्यंग्यात्मक शैली में ही, जो उनका अंदाज है उसी शैली में ही एक दिन पहले बोल रहे हैं कि देखिए देश में राष्ट्रपति की चौतरफी आलोचना हो रही है, और इस आलोचना को उन्होंने कहा कि यह लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी चल गया है कंपटीशन कि हम राष्ट्रपति को कैसे नीचे गिरावें और राष्ट्रपति को कौन सा गाली दें। उन्होंने एक नेपाली में कहावत है, उसको आगे रखकर कहा है
कि रिसाए को बिरालो खाम्बो चितोरच। रिसाए को बिरालो माने बिल्ली जब गुस्साती है तो क्या करती है, तो ठीक उसी से ये विपक्षी दल के नेताओं पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने अपने में कंपटीशन कर लिया है कि कौन सबसे आगे रहेगा, कौन राष्ट्रपति को ज्यादा गाली देगा। उसका खुला कंपटीशन हो रहा है देश में। राष्ट्रपति संविधान, जबकि उनका मानना है कि राष्ट्रपति तो जो संविधान में दिया गया है अधिकार, उस अधिकार को ही प्रयोग कर रही हैं और उसी के तहत उन्होंने ये विघटन किया है। और इसी कारण से राष्ट्रपति को जो रखा गया है इसमें, उस पर जो है यह न्यायोचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर प्रेस मीट हो रहा है और प्रेस मीट में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कि भूतपूर्व लोग आ रहे हैं, माने यही भूतपूर्व प्रधानमंत्री लोग, और इन लोगों में भी कंपटीशन है कि हम कैसे राष्ट्रपति को नीचे दिखावें। तो कभी राष्ट्रपति की बात बोलते हैं तो कभी राजा की बात बोल देते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हमने जो किया है यह बिल्कुल सही किया है। अब मित्रों, यह चीज ऐसा आ गया है कि अब हम संविधान, राष्ट्रपति और देश की स्थिति पर हम अभी बातचीत किए। हाँ, एक वर्ग लगा हुआ है कि देवपा जी को लाया जाए और जो भी आवे। अब यहाँ क्या है कि चाहे देवपा जी को प्रधानमंत्री अदालत घोषित करते, जैसे अदालत के सामने बहुत बड़ी समस्या है यह। हालांकि वह जो करेगी कानून देखकर ही करेगी, या शेर बहादुर जी ही आएंगे। अगर दोनों प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं तो कुछ ही दिन में देर सवेर हो इनको चुनाव में जाना ही है। यहाँ दौड़ इस चीज की है कि चुनाव कौन करवाएगा, और इसीलिए शेर बहादुर देवपा जी, अब शेर देवपा जी के पास है कि अब वो प्रधानमंत्री होंगे तो अब वो पार्टी चलाना है, उनको सभापति भी बनना है, तो उधर देखेंगे कि इधर देखेंगे। और इधर ओली जी तो चाह ही रहे हैं कि अब हम चुनाव में जाएं। तो ये जो बात आ रही है कि चाहे प्रचंड जी बोलते हो, चाहे बात ये गृह युद्ध की आ रही है, जो धमकी दिया जा रहा है, यह सब ये धमकी नहीं है। क्या नेपाल में गृह युद्ध होगा? मैं कहता हूं कि नेपाल में गृह युद्ध नहीं होगा। नेपाल के राजनेता भले ही जो बोल लें, लेकिन नेपाल की जनता बहुत ही धैर्यवान है, अब बहुत ही सहनशील है। नेपाल की जनता 18 हजार आदमी को मार के जो आया है व्यक्ति, उसको भी प्रधानमंत्री पद पर बैठाया है, चाहे वो प्रचंड जी हो, चाहे बाबूराम भट्टराई हो। तो वह जनता क्या गृह युद्ध के ओर जाएगा? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बहुत ही धैर्यवान है, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। अगर नेता अपने को नहीं संभाले और नेता ने कुछ नहीं दिया तो हाल वही होगा जो पिछले दिनों राजसत्ता की हुई थी। धन्यवाद मित्रों। अभी हम चर्चा कर रहे थे देश की। देश तो आप देख ही रहे हैं, आर्थिक संकट, कोरोना का संकट से अभी उबरा नहीं है, अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, और ये राजनीतिक संकट सबको घेर के रख दिया है। अब ये कोरोना जो नया वेरिएंट आ रहा है, हम अपने को कैसे सुरक्षित रखेंगे और हम अपने समाज को कैसे सुरक्षित रखेंगे, हमको इस पर ज़्यादा सोचना है। अपने को आप सुरक्षित रखिए, परिवार को रखिए, समाज को रखिए, और हाँ, मास्क पहनना नहीं भूलें।